दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको 114 अरब डॉलर की लागत से मुकम्मल किया गया था। एलन मस्क ऐसी सैकड़ों बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकते हैं। इसी तरह दुनिया के अमीर तरीन अफराद जो दुनिया भर की आधी से ज्यादा दौलत अपने पास इकट्ठी करके बैठे हैं। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं। वो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। ब्लूमबर्ग की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क इस वक्त दुनिया में सबसे पहली मर्तबा 400 बिलियन डॉलर का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त अगर हम उनकी सारी की सारी दौलत का तखमीना लगाएं तो वो 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न, इस वक्त 235 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, 205 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, 165 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में क्या चीज़ कॉमन है? इन तमाम अमीर तरीन शख्सियात में से ज़्यादातर ने नौकरी की बजाय बिजनेस को तरजीह दी। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क और दीगर नामवर शख्सियात की कामयाबी का अंदाज़ा लगाएं तो हमें उनकी कामयाबी से बिजनेस की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की कहानियों से हम क्या सबक सीख सकते हैं? एक कामयाब शख्स बनने के लिए हमें कौन से रास्ते का इंतखाब करना ज़रूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए इस वीडियो में। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं तो उनमें एक चीज़ तो कॉमन है। जानते हो क्या? वो है बिजनेस। इसके साथ हम एक और बात समझने में कामयाब हो जाते हैं कि आला तालीम कामयाब शख्स बनने के लिए ज़रूरी नहीं है। इन तमाम शख्सियात की दौलत अरबों डॉलर पर मुश्तमिल है। आपको पता है इन सब में एक और चीज़ कॉमन है। आप सोच रहे होंगे एक और चीज़ कॉमन, वो क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें एक और चीज़ कॉमन क्या है। दुनिया के अमीर तरीन इंसान होने के साथ साथ ये खुद को एक ऐसे ट्रैप, एक ऐसे सिस्टम से बचाने में कामयाब हो गए हैं जिसमें आजकल के दौर में हर इंसान खुद को डालने की कोशिश कर रहा है। आप भी उस ट्रैप में फंस गए होंगे या फंसने की कोशिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि वो ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जिसमें हम खुद को डालने की खुद कोशिश कर रहे हैं और बाद में उसी सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं। जी हाँ, तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्या एक कामयाब इंसान वही हो सकता है जिसकी तालीम और नंबर अच्छे हों? दुनिया में कितने कामयाब लोग पढ़े लिखे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके नंबर अच्छे आ जाएं तो आपकी कामयाबी यकीनी है। जैसे कि हमारे तुलबा और तालिबात को ये अल्फाज सुनने में बहुत मिलते हैं कि अगर आपके नंबर अच्छे आ जाएं तो आपकी कामयाबी यकीनी है। मैंने बहुत से टॉपर्स को बेरोजगार देखा है, यकीनन आपने भी देखा होगा। एक तालिबे इल्म जो वक्त पर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अटेंडेंस मेंटेन रखते हैं, भरपूर पढ़ाई करते हैं कि कहीं हमारा CGPA या ग्रेड ख़राब ना हो जाए। हमारे नौजवान बहुत से ख्वाब सजाए बैठे हैं कि डिग्री करने के बाद एक जॉब, अच्छी जॉब होगी और वालिदैन को किसी अच्छी सोसाइटी में घर लेकर दूंगा, गाड़ी लेकर दूंगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। लेकिन हकीकत इससे कुछ बहुत बरअक्स है मेरे दोस्त। हमारा तालिबे इल्म 16 से 18 साल की तालीम हासिल करने के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता आप हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं और फिर खुद को स्टेटस लेस भी समझना शुरू कर देते हैं। सोशल लाइफ में भी खुद को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। फिर आपकी ख्वाहिशात दम तोड़ने लगती हैं तो आप अंदर ही अंदर ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सका। बिल आखिर आपको कोई 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब ऑफ़र हो जाती है। आप फ्री रहने से बेहतर वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं। फिर पूरे महीने के बाद जब सैलरी मिलती है तो उन पैसों का भी पता नहीं चलता कि इतने से पैसे किधर गए। सैलरी जितनी भी हो जाए आप इसमें सेविंग नहीं कर सकते। खैर, जॉब के दौरान वक्त के साथ साथ आपकी ज़रूरियात में भी इजाफा होता जाता है। जैसे ही सैलरी थोड़ी बेहतर होती है तो आप इंस्टॉलमेंट पर किसी सोसाइटी में घर ले लेते हो। फिर जब सोसाइटी में घर होगा तो आप कहते हो एक गाड़ी भी होनी चाहिए, आप कार लोन ले लेते हो। और फिर एक नौजवान की ज़िंदगी का जो क्रीम टाइम है वो घर के कर्जे और बैंक की एक साथ देने में गुजर जाता है। अब इसके साथ साथ आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि अगर मुझे जॉब से निकाल दिया गया तो मैं घर की एक साथ, बैंक का लोन, बच्चों के अखराजात, स्कूल की फीसिस कैसे अदा करूँगा। इसी डर से आप सर नीचे करके यस सर करके जॉब करना शुरू कर देते हो। और फिर वक्त एक ऐसा आता है कि आपकी ज़िंदगी एक लूप में चलना शुरू हो जाती है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, घर में वक्त गुजारो और सो जाओ। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई आपकी लाइफ में बेहतरी नहीं, बस एक ही चक्कर में चलते जाओ, ज़िंदगी गुजारो और इस दुनिया से चले जाओ। अब यहाँ पर एक और अलमिया है
जॉब से निकाले जाने का डर, अखराजात बामुश्किल से पूरे होने का खौफ दिल में लिए आप अंदर ही अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते जाते हैं। फिर आपको ये महसूस होने लग जाता है कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी जो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई। लेकिन सच ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है मेरे दोस्त। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि हम मजदूर पैदा कर सकें, एक ताबेदार फैक्ट्री वर्कर हो जो यस्सर करे और अपना काम करे और घर चला जाए। आपको मेरी बातें झूठ लग रही होंगी, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको साबित करूंगा कि हमें कैसे इस तालीमी निज़ाम में फंसा कर सरमायादार यशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब सन था 1806, एक जंग होती है प्रोशिया और नेपोलियन के दरमियान। उस जंग में प्रोशियन आर्मी नेपोलियन की आर्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन प्रोशिया नेपोलियन से जंग हार जाता है। जंग की शिकस्त के बाद प्रोशियंस फिलोसफर सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि जंग की शिकस्त की क्या वजह थी। जब वो रिसर्च करते हैं तो वजह सामने ये आती है कि जो प्रोशियन सोल्जर थे वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जबकि जो नेपोलियंस की आर्मी थी उसके सोल्जर्स ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से नेपोलियन कम आर्मी के साथ, कमज़ोर आर्मी के साथ प्रोशियन की ताकतवर तरीन आर्मी से जंग जीत जाता है। प्रोशियन फिलोसफर ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जिसमें ऐसे लोग पैदा किए जाएं, ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं, ऐसे सोल्जर्स तैयार किए जाएं जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करें। फिर प्रोशियन एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता है और बच्चों की बुनियादी तालीम लाजमी कर दी जाती है। ऐसे सोल्जर्स तैयार किए जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, माइंड लेस होंगे, मतलब अपनी तरफ से क्रिएटिविटी उनमें ख़त्म कर दी जाती है। फिर बुनियादी तालीम में यही सिखाया जाने लगा कि आपने हमेशा से सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अच्छा, पहले तो लोग हाथों से चीज़ें बनाकर फ़रोख्त करते थे, छोटे मोटे बिजनेस करते थे। 1760 से लेकर 1840 के दौरान सनती इनकलाब आया। सनती इनकलाब के दौरान भी लेबर की इंतहाई शॉर्टेज हुई। इससे पहले लोग छोटी मोटी प्रोडक्ट्स खुद से बनाकर बिजनेस किया करते थे। अब मशीनरी और फैक्ट्री के बनने से लेबर की इंतहाई शॉर्टेज सामने आई, तो लेबर की कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया गया जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म करके उनके दिमाग में पैसा कमाने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में लेबर के तौर पर काम करना शुरू कर दें। अब पहले जो लोग छोटे मोटे बिजनेस करके पैसे कमा रहे थे, उनके बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया गया कि वो बड़े होकर सिर्फ और सिर्फ नौकर हों, जॉब्स करें और अपनी सैलरी से अपना गुजर बसर करें। इसी तरह ये फार्मूला लेबर की कमी को पूरा करने के लिए मुफीद साबित हुआ और वक्त के साथ साथ लेबर की कमी पूरी होती गई। अब ऐसा है कि लेबर ज़्यादा है और फैक्ट्रीज के मौके और जॉब्स के मौके कम हैं, लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। बरसगीर पाको हिंद में उस वक्त ईस्ट इंडिया काबिज थी। लॉर्ड मैकॉले ने एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिसके तहत इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। इंडियन का ब्रेन वॉश करना इस सिस्टम का पहला टारगेट था। बस फिर इंडियंस को गुलाम बनाया जाने लगा। हिंदुस्तान में ब्रिटिश आर्मी के सिपाही और सरकारी दफ्तरों में क्लर्क इंडियंस ही हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग प्राइवेट जॉब से निकाले जाते हैं। ये आज का मसला नहीं है, ये मसला तो काफ़ी दहाइयों से चलता आ रहा है, जब से प्राइवेट सेक्टर परवान चढ़ा और लोग मालकान अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको निकाल देते हैं। कोई इंसानी हकूक़, इंसानी बुनियादी हकूक़ों की पामाली की जाती। ये आज का मसला नहीं है, ये मसला तो काफ़ी दहाइयों से चलता आ रहा है कि प्राइवेट जॉब कभी भी सिक्योर नहीं होती। इसमें कसूर किसका है? कसूर उसका नहीं है जो जॉब से निकाला गया, कसूर उसका है जिस एजुकेशन सिस्टम में हमें डाल दिया गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 20 से 25 साल एक फील्ड को दिए, फिर जब सुकून करने का वक्त आया तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस शख्स की 25 साल से एक ज़िंदगी लूप में चल रही हो, सुबह उठना, रोज़ाना सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और सो जाना, सुबह फिर उठना, फिर ऑफिस जाना, मतलब ये एक रूटीन 25 साल से जिस बंदे की चल रही हो, उसको सडन जॉब से निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी किस तरफ जाएगी। इसलिए आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आप इस सिस्टम से बाहर आ सकें। ख्वाह अभी आप पढ़ रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ख़ुद को इस ट्रैप से बाहर निकालें और अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जीना सीखें। लोग अपनी ज़िंदगी का 25% से ज़्यादा हिस्सा पढ़ाई मुकम्मल करने में सर्फ कर देते हैं ताकि वो किसी अनपढ़ शख्स की कंपनी में जाकर जॉब कर सकें। मैं बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ, मैं क्या आप भी जानते होंगे, जो बहुत से पढ़े लिखों के मालिक हैं। इसलिए आप भी कोई अपनी कंपनी, अपना कुछ करने का प्लान करें, ना कि किसी की मुलाजमत करने का सोचें। यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान में कितने लोग ग्रेजुएट हैं? क्या सबको जॉब मिल जाती है? तरक्की याफ्ता ममालिक में एक ट्रक ड्राइवर
पाकिस्तान के डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। बस सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते जाओ और सारी ज़िंदगी डरते रहो कि अगर हमें जॉब से निकाल दिया गया तो क्या होगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, हम हकीकत को एक्सेप्ट ना करें और इसी सिस्टम में चलते रहें और फिर आने वाली नस्लों को भी इसी सिस्टम में फंसाकर खुद इस दुनिया से चले जाएं। और दूसरा रास्ता ये है कि हम खुद रिसर्च करें हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए कौन सा बिज़नेस बेहतर है, हमारी एक्सपर्टीज़ किस में है। अब अगर मैं बात करूं कि एक कामयाब शख्स बनने के लिए पढ़े लिखे आदमी का होना नहीं बल्कि एक समझदार और इंटेलेक्चुअल बंदे का होना बहुत ज़रूरी है, जो अपनी समझदारी से इस बात का तयन कर सके कि मेरे लिए कौन सा बिज़नेस बेहतर है, मैं किस तरह की अपनी कंपनी बना सकता हूँ, किस कंपनी का CEO बन सकता हूँ, कैसे अपने बिज़नेस को आगे लेके जा सकता हूँ। पाकिस्तान में करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या जो स्कूल जा रहे हैं सिर्फ वही कामयाब होते हैं? इसके अलावा क्या तालीम हमें शऊर दे देती है? अगर मुझे फ़िज़िक्स के ग्रेविटी और न्यूटन के कवानीन आते हैं तो मैं क्या मुआशरे का एक बाशऊर शहरी बन सकता हूँ? इन तमाम सवालों के जवाबात मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस पर क्या राय रखते हैं। मेरा वालिदैन से यहाँ पर एक मासूमाना सवाल है कि बच्चों को स्कूल भेजने से आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, वो इस दुनिया में आपके जाने के बाद आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, आपके जानशीन हैं। अच्छी तरबियत करने को भी अपना फ़र्ज़ समझें, बच्चों को शऊर दें, अच्छी तरबियत करें ताकि वो मुआशरे के अच्छे शहरी बन सकें। बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, मैट्रिक के बाद उनको किसी बिज़नेस की तरफ लेकर जाएं कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ना रहें, कुछ साथ हल्का फुल्का अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करें। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 20-25 हज़ार से ज़्यादा जॉब नहीं मिलती स्टार्ट में। बाद में आपके बच्चों की ज़िंदगी में वही लूप स्टार्ट हो जाएगा जिस लूप की मैं इससे पहले आपसे बात कर चुका हूँ कि वो सारी ज़िंदगी अपने कर्ज ही उतारते गुजर जाएंगे। मैं तालीम हासिल करने से मना नहीं कर रहा, इल्म हासिल करें, शऊर सीखें, फिर ख़ुद को किसी जॉब की बजाय किसी अच्छे बिज़नेस की तरफ लेकर जाएं। कोई अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करें जिसमें आप और आपकी आने वाली नस्लें फलें फूलें। अगर फिर भी आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कोई प्रोफेशनल डिग्री करें। ऐसी डिग्री ना करें जिस डिग्री को करने के बाद आपको प्राइवेट जॉब्स में धक्के खाने पड़े। ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसके बाद आप अपना बाइज़्ज़त बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। हमसे पहले के लोग भी इस सिस्टम को फॉलो करते करते इस दुनिया से चले गए, ना अपने शौक़ पूरे कर सके, ना अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ बना सके। कोई भी सरमायादार ये नहीं चाहेगा कि आप खुदकार बिजनेसमैन बने। आपको जॉब के सर्कल में रखा जाता है ताकि आप बस एक नौकर पैदा हों और नौकर ही इस दुनिया से चले जाएं। ऑर्डर सुनकर सर नीचे करके अहकामात की तामील करना बंद कीजिए और ऐसी ज़िंदगी प्लान करें जिसमें आप खुद ऑर्डर करें। मैं मानता हूँ कि ये सब करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखते हुए कोई स्टेप तो लें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। जब किसी एक इंसान पर जिम्मेदारियाँ होती हैं तो फिर इस सिस्टम से निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही नज़र आता है। लेकिन अगर आप आज प्लान करेंगे तो कल आप और आपकी आने वाली नस्लें मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितना ये लोगों तक शेयर करेंगे आप, उतना ही लोगों में अवेयरनेस फैलती जाएगी।